विप्रो जो इंडिया के आईटी जाइंट्स में से एक है ने अपने Q4 FY25 रिजल्ट्स रिलीज किए और मार्केट का रिएक्शन काफी नेगेटिव रहा। कंपनी के शेयर्स लगभग 5% गिर गए अर्निंग अनाउंसमेंट के बाद, मेनली क्योंकि फॉरवर्ड रेवेन्यू गाइडेंस को काफी स्लैश किया गया था, जिसके चलते कई ब्रोकरेजेस ने स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया। जब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अनसर्टेन दिख रहे हैं और डिमांड एनवायरनमेंट भी म्यूटेड है, तभी इन्वेस्टर्स थोड़ा कंसर्न में हैं। चलो देखते हैं क्या चल रहा है विप्रो और ब्रॉडर आईटी लैंडस्केप में। विप्रो के नंबर्स में घुसने से पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि पूरा आईटी सेक्टर का लैंडस्केप अभी किस फेज में है, जो कि काफी हेडविंड्स फेस कर रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस, स्पेशली टैरिफ रिलेटेड कंसर्न्स और यूएस फेडरल रिजर्व का कॉशियस स्टैंड ने इंडियन आईटी फर्म्स के लिए एनवायरनमेंट को और अनसर्टेन बना दिया है। फेडरल रिजर्व के चेयर जेरोम पॉवेल ने रिसेंटली वार्निंग दी कि ऑनगोइंग ट्रेड टेंशंस इन्फ्लेशन को और बढ़ा सकते हैं, और ये भी बोला कि फेड को इंटरेस्ट रेट्स कट करने में कोई जल्दी नहीं है। इस स्टांस की वजह से की मार्केट्स स्पेशली यूएस में स्पेंडिंग एनवायरनमेंट काफी कॉशियस बन गई है, जो इंडियन आईटी कंपनीज का मेजर क्लाइंट बेस है। हायर इंटरेस्ट रेट्स और टैरिफ अनसर्टेनिटीज की वजह से क्लाइंट्स ने डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कट किया है, जो विप्रो जैसे कई आईटी स्टॉक्स को हिट कर रहा है जिनकी यूएस एक्सपोजर हाई है। अब चलते हैं विप्रो की Q4 FY25 परफॉर्मेंस पे। जब नंबर्स को देखा जाए तो पिक्चर मिक्स्ड दिख रही है। आईटी सर्विसेज सेगमेंट, जो विप्रो का कोर बिजनेस है, उसके नंबर्स उतने एनकरेजिंग नहीं लगे। आईटी सर्विसेज रेवेन्यू $2.60 बिलियन रहा, जो 1.2% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 2.3% का ईयर ओवर ईयर डिक्रीज है। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में देखा जाए तो रेवेन्यू 0.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन हुआ। ओवरऑल विप्रो ने ग्रॉस रेवेन्यू रिपोर्ट किए 22,504 करोड़ रुपीस के, जो क्वार्टर ओवर क्वार्टर 0.8% और ईयर ओवर ईयर 1.3% का मॉडेस्ट इंक्रीज है। बॉटम लाइन टॉप लाइन से बेटर थी। नेट इनकम 3,570 करोड़ रुपीस तक पहुंचा, जो 6.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 25.9% ईयर ओवर ईयर का हेल्थी इंक्रीज शो करता है। ये प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट तब आया जब रेवेन्यू प्रेशर में था, जो ये सजेस्ट करता है कि विप्रो ने कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे अच्छा काम किया है। मार्जिन्स की बात करें तो विप्रो ने अपना आईटी सर्विसेज ऑपरेटिंग मार्जिन 17.5% पे मेंटेन किया, जो प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में फ्लैट था, लेकिन लास्ट ईयर के सेम पीरियड के कंपैरिजन में 1.1% का एक्सपेंशन था। डील विंस की बात करें तो कुछ पॉजिटिव्स भी देखे गए। टोटल बुकिंग लगभग $3.96 बिलियन तक पहुंच गई, जो 13.4% क्वार्टर ओवर क्वार्टर ग्रोथ थी कांस्टेंट करेंसी में। लार्ज डील बुकिंग्स स्पेशली $1.76 बिलियन तक पहुंच गई, जो ईयर ओवर ईयर 48.5% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज शो करता है। कंपनी ने FY25 क्लोज किया 2 मेगा डील विंस के साथ, जो होप की जा रही है कि आगे के क्वार्टर्स में रेवेन्यू में कन्वर्ट होंगे। एक और पॉइंट हाईलाइट करूं तो विप्रो अपने लगभग 60% रेवेन्यू सिर्फ यूएस मार्केट से जनरेट करता है, जो दिखाता है कि यूएस क्लाइंट्स पे कितनी डिपेंडेंसी है। नाउ ऑल एंड ऑल जब ये फिगर्स देखे जाए तो लगता है कि विप्रो प्रॉफिटेबिलिटी और नए बिजनेस सिक्योर करने में सक्सेसफुल रहा, लेकिन रेवेन्यू डिक्लाइन एक कंसर्न का सिग्नल देता है, स्पेशली आईटी इंडस्ट्री में, जहां ग्रोथ इन्वेस्टर के लिए एक की मेट्रिक होती है। मार्केट का नेगेटिव रिएक्शन सिर्फ Q4 रिजल्ट्स की वजह से नहीं था, बल्कि विप्रो के कॉशियस आउटलुक ने Q1 FY26 के लिए ज्यादा इम्पैक्ट डाला। कंपनी ने आईटी सर्विसेज बिजनेस रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है $2,505 मिलियन से $2,557 मिलियन के बीच Q1 FY26 के लिए, जो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 1.5% से 3.5% तक का सीक्वेंशियल डिक्लाइन दिखाता है। इसके साथ ही श्रीनिवास पालिया, जो विप्रो के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने पॉजिटिव साइड पे फोकस करने की कोशिश की और बोला कि विप्रो ने FY25 को क्लोज किया है 2 मेगा डील विंस और टॉप अकाउंट्स में ग्रोथ के साथ। उन्होंने ये भी ऐड किया कि क्लाइंट सेटिस्फैक्शन स्कोर्स इंप्रूव हुए हैं, जो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और एंगेजमेंट को रिफ्लेक्ट करता है।
लेकिन रिजल्ट्स अनाउंसमेंट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पालिया ने ये एक्नॉलेज किया कि रीसेंट टैरिफ अनाउंसमेंट्स ने क्लाइंट्स के लिए अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी है। कंपनी ने स्पेसिफिकली टैरिफ इंड्यूस्ड मैक्रो अनसर्टेनिटी को हाईलाइट किया है, जो कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे वर्टिकल्स में डिमांड पे वे कर रहा है। इस अनसर्टेनिटी की वजह से कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स पे पॉज लग गया और क्लाइंट्स का डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग भी इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन सब कुछ नेगेटिव नहीं है। मैनेजमेंट को लगता है कि FY26 के सेकेंड हाफ में ग्रोथ पिकअप करेगी, जब रीसेंट क्वार्टर्स में सिक्योर्ड लार्ज डील्स का रैंप अप होगा। शॉर्ट टर्म आउटलुक थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन कंपनी को रिकवरी का पाथ दिख रहा है। विप्रो के कॉशियस आउटलुक और वीक गाइडेंस के रिस्पॉन्स में कई ब्रोकरेज फर्म्स ने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है। डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस जैसे नुआमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने विप्रो को होल्ड रेटिंग दे दिया, ये कहकर कि FY26 में पॉजिटिव ग्रोथ अचीव करना मुश्किल होगा, मेनली एलिवेटेड मैक्रो अनसर्टेनिटी और टैरिफ रिलेटेड रिस्क की वजह से। उन्होंने अपना टारगेट प्राइस 300 रुपीज से घटाकर 260 रुपीज कर दिया। इसी तरह मोतीलाल ओसवाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY26 रेवेन्यू में 1.9% का ड्रॉप हो सकता है और मार्जिन्स अराउंड 17.2% ही रहेंगे। उन्होंने FY26-27 EPS एस्टिमेट्स को 4% से ट्रिम किया है, वीक Q1 गाइडेंस और सॉफ्ट डिमांड को देखते हुए। सेल कॉल अभी भी मेंटेन्ड है, टारगेट प्राइस 215 रुपीज है, जो 17 टाइम्स FY27 एस्टिमेटेड EPS पे वैल्यू किया गया है। एडिशनली चॉइस ब्रोकिंग ने भी स्टॉक को रिड्यूस रेटिंग दिया है और टारगेट प्राइस 252 रुपीज सेट किया है, नोटिंग कि ग्लोबल सेंटिमेंट अभी भी कॉशियस है। उनके हिसाब से विप्रो की सक्सेस अब AI और कंसल्टिंग स्ट्रेंथ्स को लेवरेज करने और की मार्केट्स में परफॉर्मेंस इंप्रूव करने पे डिपेंड करेगी। लेकिन सब ब्रोकरेजेस इतने पेसिमिस्टिक नहीं थे। जापान बेस्ड नोमुरा होल्डिंग ने विप्रो शेयर्स पे अपनी बाय रेटिंग मेंटेन रखी, ऑल्दो उन्होंने अपना टारगेट प्राइस 300 रुपीज से ट्रिम करके 280 रुपीज कर दिया, मैक्रो रिस्क को फैक्टर करते हुए। नाउ टू कंक्लूड, विप्रो के Q4 FY25 रिजल्ट्स ने स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट कंट्रोल हाईलाइट किया डिस्पाइट रेवेन्यू चैलेंजेस। लार्ज डील विंस एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन नियर टर्म ग्रोथ पे प्रेशर बना हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और क्लाइंट स्पेंडिंग डिलेज की वजह से। स्टॉक शार्पली गिर रहा है, जो कॉशियस इन्वेस्टर सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। विप्रो की रिकवरी मैक्रो स्टेबिलिटी और नए डील्स के एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करेगी। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स डिस्कस करते हैं। यूएस ने चाइनीज इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स को 245% तक बढ़ा दिया, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स और चाइना के रेगुलेटरी ट्रेड एक्शंस को रीजन बनाकर। ये शार्प एस्केलेशन तब हो रही है जब दोनों कंट्रीज का टैरिफ वॉर और गहरा हो गया है, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन्स और मार्केट स्टेबिलिटी को रिस्क हो रहा है। चाइना ट्रेड टॉक्स फिर से शुरू करने के लिए तैयार है, पर वो रिस्पेक्ट, सैंक्शंस के बारे में क्लैरिटी, ताइवान पॉलिसी और ट्रंप के फुल बैकिंग वाले नेगोशिएटर की डिमांड कर रहे हैं। इस बीच चाइना ने 5.4% GDP ग्रोथ रिपोर्ट की, पर ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्क के बढ़ने की भी वार्निंग दी है। गोल्ड ने $3,332.89 का नया रिकॉर्ड बनाया, जब इन्वेस्टर्स ने टैरिफ वॉर के फियर्स और वीकनिंग डॉलर के बीच सेफ हेवन एसेट की तरफ भागकर इन्वेस्ट किया। रिसेशन फियर्स और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ FY25 में रिकॉर्ड $99.2 बिलियन तक पहुंच गया है, जब इंपोर्ट्स में 11.5% की ग्रोथ हुई और एक्सपोर्ट्स 14.4% से गिरकर $14.25 बिलियन तक पहुंच गए। ऑफिशियल्स ने वार्निंग दी है कि यूएस चाइना टैरिफ वॉर के चलते ज्यादा चाइनीज गुड्स इंडियन मार्केट्स में फ्लड कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने पॉसिबल डंपिंग रोकने के लिए मॉनिटरिंग लॉन्च की है। वॉरे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के शेयर्स आज 14% से ज्यादा जंप कर गए, जब कंपनी ने अपने Q4 FY25 अर्निंग्स में 83% का नेट प्रॉफिट इंक्रीज रिपोर्ट किया। रेवेन्यू 74% से बढ़कर 476.57 करोड़ रुपीस हो गया, जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के चलते EPC बिजनेस से आया। रीसेंट वॉलेटिलिटी के बावजूद स्टॉक ने अप्रैल में 27% गेन किया, जो पिछले शार्प करेक्शन के बाद बाउंस बैक है।
ब्रोकरेज फर्म एंजल वन ने Q4 FY25 में 49% ईयर ओवर ईयर ड्रॉप रिपोर्ट किया। नेट प्रॉफिट 174.5 करोड़ तक गिरा और रेवेन्यू 22% से स्लिप होके 1056 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। अर्निंग्स मिस होने के बावजूद बोर्ड ने FY26 के लिए 26 रुपीस पर शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया। Having said this, this is Neha signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.